दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम जैसे कि जो पॉलिटिकल एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसकी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे वो है आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल्स में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू किया गया था 26 नवंबर जो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, जब ये कुछ इसके जो प्रोविजंस थे वो लागू किए गए थे, लेकिन पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और जब 26 नवंबर 1949 को जब ये लागू हुआ था तब इसमें 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बाद में क्या है कि बहुत सारी जब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं और उनको हटाया भी गया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी उनको हटा दिया गया था और ज़रूरत पड़ने पर उनको मतलब उसमें ऐड भी किए गए थे। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 465 आर्टिकल्स हैं जो इनको जोड़ा गया है। अच्छा, जितने भी नए आर्टिकल्स जोड़े जाते हैं या तो एक नया प्रोविज़न एक नए आर्टिकल में जोड़ दिए जाते हैं या उनके सब क्लॉज में जोड़ दिए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 21A जोड़ दिया है। तो ए जो पार्ट होता है ये बताया कि इसको बाद में जोड़ा गया था एक ज़रूरत पड़ने पर। तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो उनको हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो आर्टिकल जो 1 है वो बताता है क्या कि नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन की नेम और टेरिटरी के बारे में क्या बताता है कि आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। किसी भी एक नए राज्य को बनाना है या उसको एडमिट करना है तो किसके अनुसार किया जाएगा, आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब जो पहले से ही एक स्टेट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसके नेम में उसके नाम में कोई चेंज करना है, उसकी एरिया है, उसकी बाउंड्रीज में कोई बदलाव करना है या उससे काट के कोई नया राज्य बनाना है, तो ये आर्टिकल 3 बताता है। जबकि आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमिशमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा संविधान लागू किया गया था उस समय नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष जो है समानता, इसके बारे में बताता है कि कानून के समक्ष सभी सामान्य हैं। आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये 5 ग्राउंड है, इन 5 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अन्य कोई ग्राउंड हो सकता है कि उस पर भेदभाव करा जाए, लेकिन खासकर इन 5 ग्राउंड पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 बताता है। जबकि आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो सार्वजनिक रोजगार हैं उनमें सभी को समान अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उस पर पूर्णतः ही क्या है, प्रतिबंध है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जैसे पहले टाइटल्स दी जाती थी, जैसे राजा दिनकर राव या राज बहादुर, राय साहब, तो ये जो टाइटल्स होते हैं उन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया। लेकिन अभी भी टाइटल्स दिए जाते हैं, केवल किस में, 2 फील्ड में। एक एक तो हमारे आर्मी की फील्ड में और दूसरा एजुकेशन फील्ड में। इनमें अभी भी टाइटल्स जो है वो टाइटल्स दिए जाते हैं। बकाया अन्य सभी फील्ड में इनको बैन कर दिया है। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्पीच। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के संबंध में कुछ जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब ये कौन से हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, स्पीच में आता है फ्रीडम ऑफ असेंबल, एसोसिएशन, प्रोफेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसे ही ये सभी आर्टिकल जो क्या है कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है और जिसकी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस में आप कन्विक्ट पाए गए हैं तो उस संबंध में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21। ये दो आर्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 है 21 का ए, इसको देखो बाद में जोड़ा गया था, पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था, बाद में इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका अधिकार। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो कुछ केसेस में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 जो है वो होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड फोर्स्ड लेबर। जो मानव तस्करी है
उस पर पूर्णतः ही क्या है, प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें जो चिल्ड्रंस के एम्प्लॉयमेंट पर क्या है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है कि किसी भी व्यक्ति, मतलब जो छोटे बच्चे 6 से 14 साल से छोटे बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे हैं, उनको किसी भी जो हजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इनमें उनको नहीं लगाया जाएगा, उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। आर्टिकल 25 बताता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताते हैं कि आप कोई भी एक रिलीजन उसको फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो और उसको प्रोफेस कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 26 आर्टिकल फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि जो अपने धार्मिक मामले हैं उनको आपने मैनेज कर सकते हो, आपके पास आज़ादी है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कि किसी भी एक रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स जो है एक पे कर सकते हो। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं या रिलीजियस वर्शिप होती है, जो प्रार्थनाएं होती हैं, उनको अटेंड करो या ना करो, उसके लिए आपको क्या है, एक फ्रीडम है, आपके पास एक आज़ादी है। आर्टिकल 29 और 30 ये बताता है माइनॉरिटीज़ के राइट के संबंध में। आर्टिकल 29 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कि जो माइनॉरिटीज़ के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कैसे, कि चाहे तो वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से। आर्टिकल 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल रेमेडीज़ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रेट इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जब किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोका जाता है तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रेट इशू की जाती हैं वो आर्टिकल 32 के द्वारा ही की जाती हैं। तो आर्टिकल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रेट इशू करता है वो आर्टिकल 32 से, तो ऐसे ही हाई कोर्ट जो है वो रेट इशू करता है किस आर्टिकल के तहत, ये कमेंट में बताना है आपको। आर्टिकल जो 38 है क्या बताता है कि स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो पीपल्स हैं लोगों के वेलफेयर के लिए जो स्टेट है वो क्या है कि प्रमोट करेगा, ऐसी पॉलिसीज़ को बनाएगा जिससे कि उनका वेलफेयर हो सके। आर्टिकल 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी में क्या होता है कि स्टेट जो है वो ऐसी कुछ जब भी कभी भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो कुछ उसे प्रिंसिपल्स हैं उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इस सभी के सामान्य जो न्याय होगा और फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी। आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, गांधी जी का जो मेन एम था कि विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना, तो उसके बारे में बताता है आर्टिकल 40। नेक्स्ट है 40 तो हमने इसमें अभी लास्ट कवर करा है। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में वर्क का अधिकार है, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। जैसे अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मनरेगा, नरेगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो 100 दिन का काम प्रोवाइड करती है। तो ऐसी चीज़ है कि जब कभी भी जो एक मतलब जो पर्सन जिनके पास वर्क नहीं है या वो मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक है तो उनके लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है 43 लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर द वर्कर्स, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि लिविंग वेज जो है वर्कर्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता है, सामान्य कानून। ये सबसे पहले जो यूसीसी लागू करने वाला जो फर्स्ट स्टेट था, पहला जो स्टेट था जिसने यूसीसी लागू किया था वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड एक पहला देश था जिसने यूसीसी लागू किया था। आर्टिकल 45 इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही साथ उनकी चाइल्डहुड केयर जो है वो देखभाल की जाएगी। आर्टिकल 45।
आर्टिकल 48 इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती, इसका मतलब एक व्यवस्थित रूप से इसको ऑर्गेनाइज करना है। आर्टिकल 48 ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है और फॉरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड करनी, साथ ही साथ हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना है। आर्टिकल 48 कहता है। आर्टिकल 49 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारे नेशनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या है कि प्रोटेक्ट करके रखना है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशरी एग्जीक्यूटिव, मतलब जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं ना, ज्यूडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तो इसमें बताया कि ज्यूडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कि इंटरनेशनली पीस और सिक्योरिटी क्या है प्रमोट करना है। जो आजकल देखते हैं कि कितने एक दूसरे देशों के साथ जो वॉर चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बल्कि क्या है कि पीस जो है उसको पीस को प्रमोट करना है। आर्टिकल 51। नेक्स्ट आर्टिकल है 51 ए, इम्पोर्टेंट, केवल एक ही आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है ये कमेंट में बताना है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है आर्टिकल 52। साथ ही साथ आर्टिकल 53 बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, की यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर कौन होगा और कौन इसका हेड होगा, तो ये प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 53 भी। 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके बारे में 54 बताता है। लेकिन क्या मैनर होगा, किस हिसाब से इलेक्शन कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, आर्टिकल 55 बताता है। री इलेक्शन एलिजिबिलिटी की, यदि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसके लिए अगर री इलेक्शन करवाया जाता है या कोई भी व्यक्ति की री इलेक्ट मतलब दोबारा से खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पद पर कोई व्यक्ति अगर इलेक्ट होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, कंटेस्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, आर्टिकल 58। आर्टिकल 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बताता है ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ओथ ली जाती है वो आर्टिकल 6 बताता है 60। और ऐसे ही अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो बताता है 69 आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट के ओथ के बारे में बताता है। 61 प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, क्या प्रोसीजर होगा, 61 बताता है। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत की जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके बारे में बताता है आर्टिकल 63। 64 आर्टिकल द प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होंगे। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, की जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसके इलेक्शन के बारे में बताता है, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताता है 54। नेक्स्ट है आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटेंजेंसीज। अब ये अदर कंटेंजेंसी क्या है कि जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल है, चाहे तो वो एब्सेंट है अपनी ड्यूटी अपने ऑफिस से, या वो अपने काम को करने में अनेबल है, उस केसेस में जो है वो प्रेसिडेंट के जो कामकाज है वो कौन संभालेगा, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 70 बताता है। और आर्टिकल 72 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो है राष्ट्रपति के पास जो पावर्स होती है ना, किसी की जो क्षमा याचिकाएँ होती हैं, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रेमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस, जैसे हमने देखा है कि पार्डन किसी भी केस में उनको क्षमा कर दिया जाता है, कि फांसी को उम्र कैद में बदल देना, और कुछ में क्या है कि बिल्कुल सज़ा माफ़ कर देना। तो ये बताता है, पावर्स बताता है आर्टिकल 72। नेक्स्ट आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74 और 75 दोनों ही क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है। 74 बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट को एड मतलब उनके कामकाज में उनकी मदद भी करेंगे, साथ ही साथ क्या है कि उसको एडवाइस भी देंगे। जबकि 75 बताता है कि अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर्स, जैसे क्लॉज 1 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसको तो
अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। जबकि जो अन्य मिनिस्टर्स होंगे, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो अन्य मिनिस्टर्स हैं, तो उसको किसको अपॉइंट किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। आर्टिकल 75। आर्टिकल 76 बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होंगे उसके बारे में बताता है आर्टिकल 76। 79 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में टोटल बताता है कि इसमें 2 सदन होंगे, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आर्टिकल 80 इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में बताता है कि कितने मेंबर्स होंगे इसमें। ठीक है, क्या मतलब कितने मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में होंगे, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, आर्टिकल 80। जबकि आर्टिकल 80 बताता 81 81 बताता है कि हाउस ऑफ द पीपल, इसमें हाउस ऑफ मतलब लोकसभा, लोकसभा का कंपोजिशन क्या होगा, कितने मेंबर्स होंगे लोकसभा में, किस किस कम्युनिटी के कितने होंगे। आर्टिकल 83 बताता है कि ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारा संसद है, संसद का जो कार्यकाल कितने समय का होगा, क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट की जो मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होंगे उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होगी उसके बारे में बताता है 84। जैसे क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कि एक मिनिमम एज जो है वो इतनी होनी चाहिए, वो सब बताता है आर्टिकल 84। आर्टिकल 85 बताता है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोपोजिशन एंड रिजोल्यूशन, कि जो पार्लियामेंट के सेशंस लगते हैं कि कब कब सेशंस होगा, कि दो सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय का अंतर नहीं होना चाहिए, कि कम से कम एक साल में 2 सेशन तो होंगे ही। ऐसे ही कब उस सेशन को प्रोपोगेट किया जा सकता है, कब उसको डिसॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में बताता है आर्टिकल 85। आर्टिकल 89 बताता है कि चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो राज्यसभा है, राज्यसभा की चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताता है आर्टिकल 89। और जबकि हमने पिछली जो अभी पीछे देखा है, क्या देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, आर्टिकल 64। तो ये दोनों ही आर्टिकल आपको ध्यान में रखने, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89। आर्टिकल 93 में कहता है कि द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स, जो लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में बताता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोटिंग बताता है कि वोटिंग का जो प्रोसेस होगा, पावर ऑफ द हाउस ऑफ टू द एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड क्वेरम, टोटल बताता है, क्वेरम के बारे में बताता है, वैकेंसीज के बारे में बताता है कि कैसे वोटिंग होगी हाउस में, कैसे किसी भी बिल को एक प्रेजेंट किया जाएगा, आर्टिकल 100। आर्टिकल 108 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 108 जो कि बताता है संयुक्त बैठक के बारे में, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, कि कुछ केसेस में, कुछ केसेस क्या है कि जब कोई भी एक बिल, एक सदन तो एक हाउस ने तो बिल को पास कर दिया, जबकि दूसरा जो उसको पास नहीं कर रहा है, तो ऐसी किसी में जब डेडलॉक की स्थिति हो जाती है और किसी भी बिल को पास कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब ये ज्वाइंट सिटिंग कंडक्ट की जाती है। और इसकी जो प्रेसिडेंट, जो चेयरमैनशिप कौन करता है? स्पीकर। तो आर्टिकल 128 था ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। आर्टिकल 109 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में 109 बताता है। जबकि मनी बिल की डेफिनेशन क्या होगी, कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, ये आर्टिकल 110 बताता है। तो आर्टिकल 109 और 10 में हमें याद रखना है कि 110 तो केवल डेफिनेशन की बात करता है मनी बिल की, जबकि एक मनी बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो आर्टिकल 109 बताता है। आर्टिकल 111 एसेंट टू दी बिल्स, कि जो बिल पर अपनी एसेंट दी जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, वो बताया जाए 111 में। और ऐसे ही आपको बताना है कि जो गवर्नर अपनी एसेंट देता है वो किस आर्टिकल के अनुसार देता है। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बजट, बजट के बारे में क्या होता है? आर्टिकल 112। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्शनल ग्रांट, मतलब ये जब कभी भी बजट में तो सब स्टेट्स को या सभी जो जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको एलोकेट की जाती है अपना एक फिक्स अमाउंट, लेकिन जब भी कभी ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी एक मिनिस्ट्री को, तो जो ग्रांट्स दी जाती हैं या स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती हैं उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 116 में। आर्टिकल 117 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन एज टू दी फाइनेंशियल बिल,
कि फाइनेंशियल बिल अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट और एक सेकंड। तो उसके स्पेशल प्रोविज़न बताया गया है आर्टिकल 117 में। आर्टिकल 122 में बताया गया कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, कि जो कोर्ट है कि सदन में क्या हो रहा है, कैसी इसकी प्रोसीडिंग रही है। जैसे हम देखते हैं आजकल शोर शराबा हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब कि कभी कभी क्या है कि एक एक मिनट के या एक एक घंटे के लिए उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको रोक दिया जाता है। तो कोर्ट जो है किस कैसे भी सदन अगर चल रहा है, सदन की कार्रवाई जो भी हो रही है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। आर्टिकल 122 ये पावर एक मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है किस पर, कोर्ट पर। ऐसे आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी रिसेस, मतलब जब पार्लियामेंट हमारी जो संसद जो है जब अपनी कार्रवाई नहीं करती, मतलब जब वो संसद लगी नहीं होती है, सेशन में नहीं होती है, उस समय पर किसी भी ऑर्डिनेंस को इशू करना है तो वो पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। तो इसी पावर को बताया गया आर्टिकल 123 में कि ऑर्डिनेंस पावर क्या है प्रेसिडेंट की। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 124 बताता है कि एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 124 ये आपको याद रखना है केवल। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि जितनी भी जजमेंट्स होते हैं जो दिए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास एक रखता है, एक डायरी तैयार करके रखता है, उन सभी को रखा जाता है कि फर्दर प्रोसीडिंग में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो उनको उठाकर देखा जाए और उसके आधार पर उसको जजमेंट दिया जाए। आर्टिकल 129। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या जजमेंट है उनको रिव्यू करना आर्टिकल 137 के अनुसार। आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पावर है प्रेसिडेंट की टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, कि जब कभी किसी भी कानून पर कोई भी एक सलाह मशवरा लेना होता है सुप्रीम कोर्ट से तो वो किसके तहत लेता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल 143 के अनुसार। आर्टिकल 148 के बारे में बताता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, स्टेट के जितने भी गवर्नर हैं उनके बारे में आर्टिकल 153 बताता है। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कौन होगा, गवर्नर, और गवर्नर के पास ही सभी ये पावर होगी। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, की गवर्नर के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कौन करता है, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। अभी हमने देखा था कि जो आर्टिकल नंबर 72 में क्या है कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर होती है किसी भी व्यक्ति को क्षमा याचिका देने की, तो वैसे ही अगर हम बात करें गवर्नर के पास जो पावर होती है वो होती है 161 में। 161 क्या है कि गवर्नर भी किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, लेकिन इसके पास उतनी पावर नहीं होती जितनी कि एक प्रेसिडेंट के पास होती है। आर्टिकल 61 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, जैसे हमने देखा था कि अभी प्रेसिडेंट को 74 कहता है आर्टिकल, तो आर्टिकल 74 जो है वो क्या बताता है कि यूनियन के बारे में, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो एड एंड एडवाइस देगा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। और आर्टिकल 64 अदर प्रोविजन एज टू द मिनिस्टर्स की, वो वैसे ही है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, जबकि अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, प्रेसिडेंट की एडवाइस पर। वन सिक्सटी फाइव 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 167 ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, कि ये चीफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी होगी कि वो जितना भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम काज है उससे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नर तक प्रोवाइड कराए, पहुँचाए। आर्टिकल 169 एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, कि स्टेट्स में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एवोलिश करना या उसको बनाना, आर्टिकल 169 बताता है उसके बारे में। कि आर्टिकल 174 सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन, कि जो स्टेट राज्य के जो विधानमंडल हैं उनके क्या सेशन रहेगा, वो कब प्रोपोगेट किया जाएगा, कब उसको भंग किया जाएगा, आर्टिकल 174 में। आर्टिकल क्या है कि 200 एसेंट टू द बिल, अब इस पर बिल जो गवर्नर जो था वो अपनी सहमति देता है बिल पर, और अभी हमने देखा था प्रेसिडेंट के साथ देता है आर्टिकल
111 पे। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी एसेंट देता है बिल पे, जबकि गवर्नर 200 पे। तो अगर हम इसमें देखें ना तो आर्टिकल क्या होते हैं कि जैसा आर्टिकल यूनियन को दिए गए हैं वैसे ही स्टेट्स को दिए गए हैं। डिफरेंस क्या है कि जैसे अगर ये आर्टिकल है 111, इसमें अगर हम 89 को ऐड कर दें तो आर्टिकल बन जाएगा कितना, 200। तो 200 आर्टिकल क्या है कि वो बताता है गवर्नर के लिए कि गवर्नर एसेंट देता है अपनी बिल्स पर, और जबकि आर्टिकल 111 बताता है प्रेसिडेंट के लिए। बस उसमें हम 89 को ऐड कर देंगे तो वो आर्टिकल निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही सभी आर्टिकल्स को याद करना है, सभी में कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन है। ज़्यादातर 89 का ही है कि 89 को जब हम जोड़ दें उस आर्टिकल में तो दूसरा वही आर्टिकल स्टेट्स के लिए दिया गया है। आर्टिकल 201, बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर क्या है, जब कभी भी गवर्नर को ये एहसास होता है, ये लगता है कि ये जो बिल है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किए जाए, तो वो रिजर्व कर सकता है। तो आर्टिकल 201 में 213, पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, कि जब विधानमंडल सेशन में ना हो, विधानसभा सेशन में ना हो, उस समय पे ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है गवर्नर के पास वो आर्टिकल 213 में है। और जबकि प्रेसिडेंट को किस में है, पर जो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस इशू करता है आर्टिकल 123 के अनुसार। आर्टिकल 123 जो है पावर देता है प्रेसिडेंट के लिए कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, जबकि आर्टिकल 213 है वो गवर्नर को पावर देता है कि कब वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस को। आर्टिकल 214, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स, जबकि अभी हमने पढ़ा था कि 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है और हाई कोर्ट के बारे में कितना बताता है, 214। ऐसे ही हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट, हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 215, और सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होगा, आर्टिकल 129। तो आपको कंपैरिजन इसमें क्या करना है कि 89 को इसमें जोड़ना है, और जब आप 89 को इसमें जोड़ेंगे, जैसे कि 215 में अगर हम 89 को जोड़ें तो ये थोड़ी डिफरेंस ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। सभी में 89 नहीं जोड़ना है, कुछ में 89 जोड़ के हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। आर्टिकल 216 में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। आर्टिकल 217, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, कि जज जो हाई कोर्ट के जज को जब अपॉइंट किया जाता है तो उस समय पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं, तो वो आर्टिकल 217 में बताया गया है। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर 2 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 226 कि पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स। अभी हमने देखा था कि आर्टिकल 32 जो है, 32 में क्या है, आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए क्या है कि रेट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अनुसार, जबकि हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 226 के अनुसार रेट जो है इशू कर सकता है। तो आर्टिकल 231, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए कि एक ही हाई कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 231 के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 233, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल। 233 दादा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में। आर्टिकल 239A, द प्रोविजन कंटेन इन दिस आर्टिकल एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी सेल ऑल्सो एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब तो ये खैर 239 है, उसमें बताया कुछ प्रोविजंस हैं जो कि पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे, लेकिन अभी केवल पुडुचेरी पर ही लागू होते हैं। 239 का डबल ए स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू द दिल्ली, दिल्ली जो यूटी है उसके संबंध में कुछ स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बताता है। आर्टिकल 241, हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज। अब जैसे यूनियन टेरिटरीज में अगर हम बात करें, दिल्ली का एक अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली एक ऐसी यूटी है जिसका एक अपना हाई कोर्ट है। ऐसे ही चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा का तो कंबाइंड हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। तो ये जो है वो आर्टिकल 241 बताता है। 243A, ग्राम सभा। 243B, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत्स। 243H, पावर टू इम्पोज टैक्स बाई एंड फंड्स ऑफ द पंचायत। अब जो पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत जो होती हैं, उन पे उनके पास पावर है कि वो टैक्स को इम्पोज कर सकती हैं 243H में। 243K, इलेक्शन टू दी पंचायत, जो प्रधानी का इलेक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है, ये इलेक्शन के बारे में 243K। 243Z, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनिसिपलिटीज़,
जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं उनके अकाउंट को ऑडिट करने की जो बारे में बताया गया आर्टिकल 243Z के बारे में। और म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन के बारे में बताया गया 243ZA। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज़ 243ZD। तो आपको क्या है कि 243 से याद ये रखना है कि 243 जो आर्टिकल है वो खासकर ग्राम पंचायत से होती हैं, यहाँ दे रहा हूँ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया। 243 से शुरू हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है 243ZI, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसको बाद में जोड़ा गया था इसमें, तो 243ZI में। नेक्स्ट है 249, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि यदि कोई भी एक राष्ट्र के हित में कोई भी एक मामला है और वो मैटर जो है स्टेट लिस्ट का पार्ट है, तो उसके संबंध में वो भी कोई पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, ये उसके पास पावर है, आर्टिकल 249 बताता है। आर्टिकल 253 कहता है कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई भी एक एग्रीमेंट है जैसे कोई समझौता होता है उसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकती है कौन, यूनियन। 253। 262 एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू द वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर ऑफ द रिवर वैलीज। अब जो जितने भी जो वाटर डिस्प्यूट होते हैं ना, जैसे अगर हम बात करें कावेरी वाटर डिस्प्यूट है कि जो एक रिवर एक दूसरे स्टेट से निकल के आती है, तो वो डिस्प्यूट होते हैं, तो उसको भी बेसिकली क्या है कि एजुकेट किया जाएगा, वो यूनियन के द्वारा किया जाएगा, आर्टिकल 262। 263 प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है आर्टिकल 263, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स। अब इंडिया और स्टेट के जो अकाउंट होते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट और पब्लिक अकाउंट, इन दोनों के बारे में बताया गया 266 में। जबकि 267 बताता है कंटिजेंसी फंड के बारे में, स्टेट्स की भी और यूनियन की भी। 280 फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। जबकि जो 281 जो है आर्टिकल 281, जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है ना, रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन है वो 281 से दी जाती है। आर्टिकल 300A, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 300A बताता है। ये पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको उठा के यहाँ 300A में जोड़ दिया है। अब ये एक लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 312 बताता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स, जो स्टेट और यूनियन की दोनों की पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आर्टिकल 315 बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। आर्टिकल 320 ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स, मतलब कोई भी एक अन्य काम मैटर्स के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। 223 जैसे कि अगर हम बात करें कि NGT है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो ये बनाई जाती है। तो ऐसी ही जो ट्राइब्यूनल्स के बारे में बताया गया है 223B में। 323B में 324 आता है कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो है वो आर्टिकल 323 बताता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर होगी कि वो कोई डायरेक्शन दे सकती है, कोई कंट्रोल करेगी इलेक्शन को। आर्टिकल 326 इलेक्शन टू द लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, कि जो लोकसभा के इलेक्शन और लेजिस्लेटिव राज्य की जो विधानसभाओं के इलेक्शन है वो किसके आधार पर होंगे, एडल्ट सफरेज के बेस पर। मतलब जो व्यक्ति 18 साल से प्लस का है, जिसकी 18 साल उम्र हो गई है, वो पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में। तो इस आधार पर जो लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन किए जाते हैं, आर्टिकल 326। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। ये इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में SC और ST की सीटों को रिजर्व किया गया है। आर्टिकल 30 देखो 30, 31, 32 और 33 ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो यूनियन मतलब पार्लियामेंट और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें SC और ST के रिजर्वेशन के बारे में बताते हैं। अब आर्टिकल 331 है। आर्टिकल 331 बताता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन दी लोकसभा। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका कितना रिप्रेजेंटेशन होगा,
उसके बारे में बताता था, लेकिन इसको 2019 में ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 2019 में पास किया गया था, उसके हिसाब से ये जो रिजर्वेशन था, रिप्रेजेंटेशन था एंग्लो इंडियंस का, उसको अब ख़त्म कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में, उसको किस एक्ट के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया है। तो एक्ट है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया है। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। जो राज्य की विधानसभाएं, अभी हमने क्या पढ़ा था कि लोकसभा में एससी और एसटी का रिजर्वेशन आर्टिकल 330, और वैसे ही आर्टिकल 332 कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उनमें एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में बताता है 332। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 333। अभी हमने देखा था 331 एंग्लो इंडियंस के बारे में बात करता है लोकसभा में। ऐसे ही एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन राज्य की विधानसभाओं में कितना है, क्या रहेगा, उसके बारे में बताया 333, जो कि अब ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है 338 नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन बनाई जाएगी। 338 ए नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, 338 बी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तीनों ही याद रखनी है। 338 बताता है, 338 नेशनल कमीशन बताता है किसके बारे में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लास के बारे में। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी। 344 आर्टिकल कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज की जो कमीशन है या जो कमेटीज बनाई जाती हैं पार्लियामेंट की किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पर, उसके बारे में बताया गया कि किसी भी एक भाषा के बारे में, एक ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में कोई भी कमेटी या कमीशन बनाई जाएगी, वो आर्टिकल 344 के अनुसार बनाई जाएगी, उसमें बताया गया है। आर्टिकल 350 ये कहता है फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। जो प्रारंभिक जैसे एजुकेशन होती है, तो उसमें क्या है कि जो उनकी बच्चों की जो मदर टंग होती है उसी में उनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 350 ए बताता है। 350 बी बताता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, जो भाषा के आधार पर बहुत ही ज़्यादा माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफिसर को एक नियुक्त किया जाएगा ताकि वो उस माइनॉरिटीज़ जो है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हैं, उन पर पूरी तरीके से ध्यान रख सकें। आर्टिकल 351 कहता है कि डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये जो हिंदी लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डायरेक्टिव्स दिए जाएंगे। 351। 352 कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है 352। 356 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल के बारे में, कि यदि किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो उसके प्रोविजंस के संबंध में 356 मतलब, और 356 जो है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, कि यदि आर्टिकल 19 का सस्पेंशन किया जाएगा तो आर्टिकल 358 के अनुसार उसके बताया गया है। तो जब कभी भी आर्टिकल 19 लगाया जाता है ना, वो आर्टिकल जब 352 लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो 358 लागू कर दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है इसको, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और आर्टिकल 359 कहता है कि सस्पेंशन ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी सस्पेंशन जो है, उनके एनफोर्समेंट का सस्पेंशन, मतलब क्या कि अगर जैसे मान लो इमरजेंसी लगी है तो इमरजेंसी के दौरान कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, इस वजह से कि वो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू किया जाए, तो उसका एनफोर्समेंट जो है उसको सस्पेंड किया जाता है 359 के हिसाब से। जबकि आर्टिकल केवल और केवल 19 का सस्पेंशन दिया गया है आर्टिकल 358। तो 358 बताता है आर्टिकल 19 का सस्पेंशन, जबकि सभी फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन आर्टिकल 359 बताता है। आर्टिकल 360 बताता है प्रोविजन एज टू दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है उसके प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल 360। 365 इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन, यदि यूनियन के द्वारा दिए गए कोई भी डायरेक्शन है उनको स्टेट मानने से मना कर देता है या उनको अप्लाई नहीं कर पाता है,
तो उसके बारे में क्या होगा, वो आर्टिकल 365 के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 356 जो है, जो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट रूल जब भी लगाया जाता है जब कभी भी एक राज्य में मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो जाती है या वो केंद्र की बात मानने से मना कर देता है, ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो उसी में बताया गया 365 जो बताता है कि जब कभी भी एक यूनियन की बात मानने से या उसकी डायरेक्शंस को मानने से मना कर देता है, तब 365 के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर, कि आर्टिकल 300 इम्पोर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा, आर्टिकल 368 तो इम्पोर्टेंट है कि संविधान का संशोधन करना है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, वो आर्टिकल 368 बताता है। आर्टिकल 370 बताता है कि टेम्परेरी प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि इसको अब तो इनऑपरेटिव कर दिया, ये ख़त्म कर दिया है। कब से? 6 अगस्त 2019 में 370 जो है ख़त्म कर दी गई। 371 स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू दी महाराष्ट्र एंड गुजरात। 371 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ स्पेशल प्रोविज़न है किसके, महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में। अब इसमें सीरीज चलती है, 371 हो गया, 371 ए, बी, सी, डी। तो ऐसे बताया कि नागालैंड, आंध्र प्रदेश के बारे में, मिजोरम के बारे में, आसाम के बारे में, अरुणाचल के प्रदेश के बारे में। तो कुछ जो स्टेट्स हैं ना, तो उनके संबंध में जो स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है आर्टिकल 371।